नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा, मेरी खबर चैनल पर आप सबका स्वागत। आज मैं आपके बीच में हिमाचल में हुई हार के बाद कर्नाटक में जो हार हुई उस विषय पे चर्चा करूंगा। क्यों कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी, उस विषय पे मैं बात आपके बीच में रखूंगा। हिमाचल में कैसे हारी वो भी आप सबके बीच में है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कर्नाटक में अगर सही मायने में देखें तो जून 2022 में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। क्योंकि आपको याद होगा, संजय नटारू भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, उनकी हत्या हुई थी। अपनी सरकार में उनकी हत्या हुई थी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनकी हत्या हुई थी। शिमोगा में स्वयंसेवक के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए, परंतु पार्टी का सहयोग उन व्यक्तियों को नहीं मिल पाया। जब किसी कार्यकर्ता की मौत होती है, मैं ये नहीं कहता मौत, चलो वो सारी चीजें जो है व्यवस्थित होती है, भगवान के हाथ में सारी बातें होती हैं, परंतु अपनी सरकार के रहते उसके बाद उस विषय पे कोई एक्शन ना हो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, तब कहीं ना कहीं कार्यकर्ता चिंतन करता है, सोचता है कि भी ये ऐसा क्यों हुआ। और उनका सोचना भी स्वाभाविक है। जब ये इस तरह का एपिसोड अपनी सरकार में होता है और सरकार में उनकी सुनवाई ना हो, सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन ना ले, तो कार्यकर्ताओं को ये बात समझ आ जाती है कि ये जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। अपनी सरकार के रहते अगर हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाती है तो ऐसे में काम करके हम लोग क्या करेंगे। कार्यकर्ताओं ने क्या गलती की? लोकसभा चुनाव में केंद्र में सरकार बनाई, विधानसभा में सरकार बना के भेजी, तो उसके बावजूद कार्यकर्ता अपने आप को असहाय महसूस करता है। उसको लगता है कि जब मेरी सुनवाई नहीं है तो मैं क्यों काम करूं। वैसे ये बीजेपी की बहुत पुरानी आदत है कि जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का प्रयास किया जाता है, दूसरे नए कार्यकर्ताओं को आगे लाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। वो इसलिए प्रयास किया जाता है कि उनको लगता है कि भी अपने कार्यकर्ता, जो कैडर बेस जो पार्टी होती है, क्योंकि कैडर जो है पार्टी कैडर के ऊपर ही जिंदा रहती है। चुनाव में हार जीत के लिए जो फ्लोटिंग वोटर जो होता है, 10 से 15% का जो फ्लोटिंग वोटर होता है, वो चुनाव का परिणाम तय करता है। परंतु कैडर जो है, कैडर हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहता है। तो उस सोच को मानकर पार्टी के जो नेता हैं ये दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, और जिसका कि लाभ पार्टी को नहीं मिल पाता है। और जो आपका कैडर वोट होता है वो घर में बैठ जाता है, और घर में बैठने के बाद वो काम नहीं करता। काम मीन्स वो ना पार्टी छोड़ता है, ना पार्टी के लिए काम कर पाता है। काम ये कि वोटिंग वाले दिन वो अपने वोटरों को बाहर नहीं निकाल पाता है। यह सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने का वहां पे रहा। फिर आप एक प्रश्न जरूर करेंगे कि जब कैडर वोट घर में बैठ गया, कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, तो इतनी सीटें कैसे आई? स्वाभाविक है, आपका प्रश्न जानना भी स्वाभाविक है। यह केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा था।
उन्होंने जो ताबड़तोड़ रैलियां कर्नाटका में की, वो चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए 36-37% जो वोट भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मिला, वो स्थिरता नरेंद्र मोदी जी के चुनाव प्रचार ने वहां पे लाई। वो आपने भी देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने कितना समय कर्नाटका में बिताया। तो इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की एक ताकत उतने वोटों को समेट पाई। अदरवाइज अगर नरेंद्र मोदी जी की भी वहां पे रैलियां कम होती या इतना ताकतवर तरीके से वो प्रचार वहां पे ना करते, तो शायद इससे भी बदतर स्थिति होती। मैं आए दिन सोशल मीडिया पे देखता हूं, सर्च करता हूं, बहुत से पत्रकारों से उनके व्यूज सुनता हूं, सारी चीजें देखकर मुझे भी लगा, क्योंकि अगर इस चीज को मैं हिमाचल के साथ जोड़ूं तो मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगा, अमित शाह मोदी जी का जो इम्पैक्ट जो रैलियों का पड़ा, मोदी जी ने जो अपने भाषणों में कहा कि मैं हिमाचल का बेटा हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मोदी जी ने चुनाव को घुमाने की कोशिश की थी, परंतु वो कामयाब नहीं हुई। पर बेटा बनके जो उन्होंने अपनी बातें रखी, उसका जनता ने भी साथ दिया। परंतु कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल में पिछड़ गया था, जिसकी सुनवाई नहीं हुई, बहुत से ऐसे नेता रहे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई, तो इस वजह से कार्यकर्ता पीछे हट गया था। और मोदी जी ने जो प्रचार किया उसका लाभ मिला, तब जाके 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार जीत पाई, 25 सीटें जीत पाई। वही कारण कर्नाटका में भी हुआ। अगर हम कर्नाटका की जो मैंने आपके बीच में बात बताई, क्योंकि जो पढ़ा लिखा वोटर होता है, पढ़ा लिखा वोटर वो पार्टी नहीं छोड़ता और वो काम करना बंद कर देता है और घर में बैठ जाता है, वोट नहीं निकाल पाता है। फिर इस वजह से कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। परंतु भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को बैठकर इन चीजों पर मंथन करना चाहिए। उस मंथन से क्या निकल कर आता है, क्योंकि अगर भविष्य में भी अगर मैं बात करूं, इसी साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गलती भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी की, कर्नाटका में भी की, और यही गलतियां इन तीनों स्टेटों में ना हो, इसलिए ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्नाटका में भी बहुत सी ऐसे नेतृत्व के टिकट काटे गए, बहुत से नाराज नेता रहे, पार्टी छोड़कर गए। हो सकता है पार्टी ने इस तरह का मन बनाया होगा कि भी हमको चुनाव नहीं जीतना है, पर हमने जो हमारा जो संविधान है उसमें हम इस चीज को आगे लेकर आएंगे, तो उसके लिए वो शायद काम कर रही होंगी। परंतु अभी जो 3 स्टेटें हैं, ये तीनों स्टेटें भरपूर लोकसभा में भरपूर साथ देती है। राजस्थान से भी एक सीट छोड़कर बाकी सारी लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है और छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है। परंतु अगर विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, उसका लोकसभा पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब पार्टी वहां पे क्या डिसीजन लेती है। हिमाचल प्रदेश में भी वही गलती हुई, कर्नाटका की गलती भी ये फिर से दोहराना नहीं चाहेंगे। अब राजस्थान की, अगर इसके लिए हमारे को, पहले मैं राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान में नेतृत्व की लड़ाई बहुत बड़ी है। वसुंधरा राजे बहुत बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आए दिन आप खबरों में सुनते होंगे कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का
चेहरा नहीं बनाएंगे। तो अपने जन्मदिन के पहले उन्होंने चुरू में एक रैली का आयोजन किया। मतलब कि ये रैली, ये मान के चलो आप कि उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया, केंद्र के नेतृत्व को बताने के लिए अपनी ताकत का एहसास करवाया, जिसमें कि 35 से 40 विधायक और 100 से ज्यादा भाजपा के नेता और 7-8 सांसद, बहुत जो कहा जाता है कि बहुत बड़ी रैली उन्होंने ऑर्गेनाइज की। तो उनका एक साफ संदेश केंद्रीय हाईकमान को इस बात का था। अब जो भाजपा को लगता है कि वहां पे एज है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का और एंटी इनकम्बेंसी का, उससे कहीं पार्टी अगर चुनाव जीतती है वो बात अलग है, परंतु उस चुनाव को जीतने के लिए भी अपने घर को पहले ठीक करना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी का अपना घर सुरक्षित होगा तब हम मान सकते हैं कि भी ये बात लागू हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भी जिस तरह की गलती हिमाचल प्रदेश में की, लोकप्रिय नेता प्रेम कुमार धूमल जी को साइड करके, कर्नाटका में येदुरप्पा जी को साइड करके, अगर यही गलती राजस्थान में भी करेंगे वसुंधरा जी को साइड करके, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव लड़ना बहुत टफ हो जाएगा। दूसरी बात करूं मैं डॉक्टर रमन सिंह जी की, जो छत्तीसगढ़ के 2003 से लेकर 2018 तक के 3 बार के कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहे। भ्रष्टाचार के आरोप में 18 की में सरकार उनकी नहीं बन पाई। भूपेश बघेल जी वहां पे कांग्रेस के नेता जो सरकार बनाई, जिन्होंने वहां पे सरकार बनाई, और आपके सामने हिमाचल प्रदेश में भी वो प्रभारी रहे हैं अभी हाल ही के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। तो उनके बराबर के लिए भाजपा आज तक वहां पे डॉक्टर रमन सिंह का के बराबर का कोई नेता खड़ा ही नहीं कर पाई। जैसा कहा जा रहा है, जैसा सुनने में आता है कि भी डॉक्टर रमन सिंह इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में चेहरा नहीं होंगे, परंतु उनको, ठीक है चेहरा नहीं होंगे, मैं ये बात मान सकता हूं कि दूसरा चेहरा भी हो सकता है। रमन सिंह शायद खुद भी इस बात को एग्री करेंगे, दूसरा भी चेहरा वहां से हो सकता है, परंतु पूछ जो है डॉक्टर रमन सिंह की बहुत ज्यादा रहेगी। वो इसलिए पूछ रहेगी क्योंकि टिकटों में उनका बिल्कुल योगदान रहेगा, हर चीज के लिए उनको विश्वास में लेना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को नया, जो कहने का मेरा भाव यह है कि भी अपने घर को मजबूती के साथ ठीक करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति जो पावरफुल है, जो लोकप्रिय है, उनको आगे लाना पड़ेगा। लोकप्रिय नेता तब बनता है जब वो जनता के बीच में रहता है, जनता के काम करता है, जनता की सुनवाई करता है। आज के समय में लोग, वोटर जो है बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा वोटर है, वो अपनी पॉलिटिकल रीच को इजी चाहता है कि भी मैं आसानी से किसी नेता के पास पहुंचूं और अपनी भावनाओं को प्रकट करूं, जो कि देखने को नहीं आता है। इसलिए छत्तीसगढ़ की राह भी इतनी आसान नहीं रहेगी। तीसरी मैं बात करूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के वहां पे मुख्यमंत्री है, और इस बात को मैं बड़े डंके की चोट पे कह सकता हूं कि शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर ही नहीं है। कुछ लोग बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो केंद्र में मंत्री भी है, जो उनका प्रभाव है उनके पिताजी के रहते भी, माधवराव सिंधिया जी के रहते भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते भी, ग्वालियर से बाहर और ग्वालियर और भिंड से बाहर उनका
वर्चस्व जो है वो खत्म होता जाता है। और वो दूसरा कांग्रेस से आए, कांग्रेस से आने के बाद फिर अभी सरकार में मंत्री भी हैं। तो जो ये तीनों स्टेटें हैं, इन तीनों स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है, बहुत मजबूती से कैडर वोट है। अगर उनके ऊपर इस तरह का निर्णय थोपा जाएगा तो कहीं ना कहीं कैडर वोट नाराज हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ है, इस बात की भारतीय जनता पार्टी को समझ है। आपने सुना होगा कई बार बीच में चर्चा आई कि शिवराज सिंह चौहान को बदला जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान को बदला जा रहा है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने काम करने के तौर तरीके को बदला, अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने आप को और ज्यादा लोकप्रिय किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और जो शिवराज सिंह चौहान जी का जो मध्य प्रदेश में जो अपना जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व को आगे जो बाकी भी जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं खड़े ही नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़े स्टेट है और तीनों जो स्टेट हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के स्टेट हैं, और जिसका लाभ हमेशा से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। इस विषय में शीर्ष नेतृत्व को चिंतन करना पड़ेगा, और शायद कर भी रहे होंगे। मैं तो एक जेन्युइनली बात बता रहा हूं, जो मुझे समझ आई बात, जितना मैंने अध्ययन किया, जितना मैं इस बात को समझ पाया, मैंने उस विषय को आप लोगों के बीच में लाया। मुझे ये विषय आप लोगों के बीच में इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो दिन प्रतिदिन जो ये स्थितियां बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं मैं हिमाचल की स्थितियों को देखता रहता हूं। हिमाचल में भी आपके सामने यही हुआ, अच्छे अच्छे नेताओं को दरकिनार किया गया। जो टिकट के लिए जो जीतने की क्षमता रखने वाले लोग थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, और वो लोग निर्दलीय चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ। और 5 साल में जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, कार्यकर्ताओं को जो पूछा नहीं गया, उस चीज का भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं मिला। आप 0.9% वोटों से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारी। ये मात्र कार्यकर्ताओं का ही वोट था। जो कार्यकर्ता नाराज थे, नाराज तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करता, और वो चुपचाप अपने घर में बैठ जाता है, अपने बूथ पे काम करना बंद कर देता है और अपने वोटरों को बाहर नहीं निकालता है। मात्र 36-37 हजार वोटों से हारने का कारण ही यही है। हर विधानसभा क्षेत्र में 700, 800 वोटों से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी। तो 700-800 वोट हर विधानसभा क्षेत्र में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में 80 से 85 हजार वोटरों के बीच में 800 कार्यकर्ता जो है, काडर जो है, वो आपका जब निष्क्रिय हो गया तो स्वाभाविक है चुनाव तो हार नहीं थे। और यही स्थिति कर्नाटका में देखने को मिली। जब मैंने कर्नाटका पे प्रॉपर तरीके से विश्लेषण किया, सारी बातें कलेक्ट की, हर बात को जानने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये सारी बात जो है हिमाचल के ऊपर भी फिट बैठती थी। लोकप्रिय नेताओं का आपने सहारा नहीं लिया, उनको घर बिठा दिया। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा कहीं दूसरी जगह जाने का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास इसलिए नहीं किया जब ऊपर से आदेश ही नहीं थे। जब आप किसी अच्छे कार्यकर्ताओं को डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, जैसे वसुंधरा जी ने चुनाव से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया चुरू की विधानसभा में, चुरू के जो अपने जन्मदिन से पहले जो उन्होंने चुरू में जो कार्यक्रम किया, उसमें अपनी जो ताकत दिखाई, मुझे लगता है उस तरह की ताकत
प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने भी हिमाचल प्रदेश में अपने गोल्डन जुबली कार्यक्रम में दिखाई। ऑल ओवर हिमाचल से जो मेरे संज्ञान में जो बात है, जहां तक मुझे ध्यान है, तकरीबन 25 से 27 हजार लोग वहां पे अवेलेबल थे। उसके बाद भी आपको लगा कि ठीक है, हम अपने दम पे चुनाव जीत लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। लोकप्रिय जो नेता होते हैं, लोकप्रिय नेताओं का कहना बहुत बड़ी बात होती है, उनका आह्वान करना बहुत बड़ी बात होती है। कर्नाटका में भी येदियुरप्पा जी को साइड करके उस चीज का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। तो मेरे कहने का बिल्कुल स्पष्ट मतलब यही है कि अगर 2024 का लक्ष्य हासिल करना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो ये 3 स्टेटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये प्रमुखता से बहुत बड़ी स्टेटें हैं और जिसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। अब हर स्टेट में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, जिनकी अपनी एक लोकप्रियता है। परंतु जिसकी जो लोकप्रियता है, प्रदेश में जिस व्यक्ति की लोकप्रियता है, उसको आगे लाकर उसको 2 साल पहले इंट्रोड्यूस करके या इस तरह से उसको शक्तियां दे के कि वो सरकार को कैसे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनवाए, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को चिंतन करना पड़ेगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप जरूर मुझे सुझाव दें और मेरे लिए जरूर करें, ताकि मुझे भी ताकत मिले। मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके बीच में नए नए जो अभी चुनाव की बेला सर पर है 2024 की, तो आपके बीच में लेकर आऊं। जो जो जानकारियां मुझे लगता है कि आप लोगों से साझा करनी चाहिए, वो आपके बीच में साझा करूं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जरूर मुझे सुझाव दें।